नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम कानूनी मामलों एवं कोर्ट के निर्णयों का निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण करके उसे समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कानून की समझ न रखने वाले हमारे दर्शक भी मामले को आसानी से समझ सकें। आज हम बात करेंगे भारत के एक अनोखे कानूनी मामले की, जिसमें हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज मतलब वर्तमान जज को जेल जाना पड़ा था। और इतना ही नहीं, इन जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के खिलाफ अपनी ही हाई कोर्ट की अदालत में आदेश भी पारित किया था। चौंक गए ना आप? जी हां, आज हम बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस कर्णन की, जस्टिस चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन की, जिन्होंने अपने साथी जजों पर ढेरों आरोप लगाए, जिसके कारण उन्हें अवमानना की कार्रवाई झेलनी पड़ी थी। और इतना ही नहीं, इस अवमानना की कार्रवाई के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मतलब अपने ही एक सिटिंग जज को 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई थी और जस्टिस कर्णन को जेल भी जाना पड़ा था। दर्शकों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाअभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद की जा सकती है। और जब उनके विरुद्ध सीधे एफआईआर भी नहीं की जा सकती, तब जस्टिस कर्णन को जेल की सजा कैसे मिली, हम इस बात को भी समझेंगे। अतः आज का मेरा ये वीडियो राष्ट्र के सभी नागरिकों के साथ साथ यूपीएससी, जुडिशरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों, कानून की पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों के लिए तो विशेष ही महत्वपूर्ण है। अतः मेरा आग्रह है, आप वीडियो को पूरा देखें, आपके चिंतन को विस्तार मिलेगा और एक नया दृष्टिकोण भी आपको दिखेगा। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, यह मामला जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर में करोड़ों रुपए के नोटों के जलने के वीडियो वायरल हुए थे, या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस निर्मल यादव, जिनके नाम पर भेजे गए 15 लाख के नोट हाई कोर्ट के दूसरे जस्टिस निर्मल सिंह के घर पर गलती से पहुंच गए थे, और जिसके मामले में रिपोर्ट लिखाई गई थी कि मामलों से थोड़ा अलग है और विशेष भी है। मामले की शुरुआत जस्टिस CS कर्णन 2009 में मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। बाद में वे कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए गए थे। उसके पूर्व मद्रास हाईकोर्ट के 20 जजों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि इनके आचरण से हमें परेशानी हो रही है, जिसके कारण हम लोगों का कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है। उस पत्र का आशय यह था कि या तो हम लोगों का ट्रांसफर कर दीजिए या इनका कर दीजिए। जस्टिस कर्णन ने अपने कार्यकाल के दौरान कई उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे यह मामला तूल पकड़ता चला गया था। उनके विरुद्ध जो मामला प्रारंभ हुआ था, वह मुख्य न्यायाधीश मद्रास हाईकोर्ट के एक प्रशासनिक आदेश को लेकर के था। जस्टिस कर्णन ने उस आदेश के विरुद्ध अपनी ही कोर्ट में सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की थी और उस आदेश को निरस्त कर दिया था। जस्टिस कर्णन ने यह भी आरोप लगाया था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति में जातिगत भेदभाव हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इन जजों की जांच की मांग भी कर डाली थी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने पाया कि जस्टिस कर्णन ने मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जातिगत भेदभाव एवं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सदस्य पद से हटाने का आरोप लगाया था, जबकि उन्हें उनकी नियुक्ति के वर्ष 2001 से कभी भी अकादमी का सदस्य बनाया ही नहीं गया था। वो निरंतर जो है आरोप ऐसे ही लगा देते थे। जस्टिस कर्णन ने एक जज की शैक्षिक डिग्रियों के असली होने पर भी सवाल उठाए थे, जैसे केजरीवाल ने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाए थे कि ये नकली है। तथा इस प्रकार के उनके द्वारा उठाए गए कई मामलों के कारण मद्रास बार एसोसिएशन ने भी उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव पास कर दिया था। जस्टिस कर्णन के एक फैसले ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। हालांकि उनके इस फैसले की बहुत आलोचना भी हुई थी। मामला यह था कि एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था और उससे अपने और अपने बच्चे के खर्चे की मांग की थी। तब जस्टिस कर्णन ने निर्णय देते हुए कहा था कि यदि विवाह से पूर्व एक 18 वर्षीय लड़की और 21 वर्षीय लड़के के बीच शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो ये विवाह के समान ही होगा और इसे वैध विवाह ही माना जाएगा।
इसको ऐसे समझिए जैसे पुराने समय में बिना शादी की रस्में पूरी किए राजा लोग गंधर्व विवाह किया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़के को अपनी पत्नी एवं बच्चों का खर्च उठाने का आदेश भी पारित किया था। साथ ही कहा था कि यदि लड़का कहीं और विवाह करना चाहता है तो पहले उसे इस लड़की, जो अब उसकी पत्नी उनके आदेशों से हो गई थी, कोर्ट के द्वारा तलाक की डिग्री लेनी पड़ेगी। उनके इस निर्णय ने तो विवाह की परिभाषा ही बदल दी थी। बहरहाल इन आरोपों को गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान सुओ मोटो एक्शन लिया था। 8 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेर कर रहे थे, ने जस्टिस कर्णन के खिलाफ अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की और जस्टिस कर्णन को सम्मन देकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए बुलाया। जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया कि हाई कोर्ट के वर्तमान जज पर आप अवमानना की कार्रवाई नहीं कर सकते, केवल संसद कार्रवाई कर सकती है, और वो गए भी नहीं। दर्शकों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जस्टिस कर्णन ने उसके बाद कलकत्ता की अपनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजों न्यायमूर्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया था और सभी जजों को अपने घर पर पेश होने का आदेश भी पारित कर दिया था, सम्मन जारी कर दिए थे। बहरहाल 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जस्टिस कर्णन ने न्यायपालिका के सम्मान को ठेस पहुंचाई है और उनके बयान अदालत की अवमानना के अंतर्गत आते हैं। इस फैसले के तहत जस्टिस कर्णन को 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी हो। उनके सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और उन्हें तुरंत जेल भेजने के आदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कलकत्ता को दिए गए थे। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की और 43 दिनों तक भूमिगत भी रहे। बाद में उन्हें कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने खुद को मानसिक परेशानी का शिकार भी बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कोई बात नहीं मानी और अपने फैसले पर अडिग रहा। अब इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं कि उन्हें जेल की सजा कैसे हुई। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर तभी कोई कार्रवाई हो सकती है जब उन्हें संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत महाअभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से हटाया जाए। यानी किसी जज को सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उनके खिलाफ सामान्य आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि संसद उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी ना कर ले। यहां समझने वाली बात है कि दरअसल जस्टिस कर्णन के मामले में उन्हें कोई आपराधिक सजा नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा मिली थी। दर्शकों, अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 को भी समझ लेते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाता है या उसकी निष्पक्षता पर हमला करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दी जा सकती है या किसी भी कोर्ट द्वारा सजा दी सकती है अवमानना की। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि जस्टिस कर्णन लगातार न्यायपालिका की छवि खराब कर रहे थे और अपने पद का दुरुपयोग भी कर रहे थे। यह मामला किसी आपराधिक आरोप का नहीं था, बल्कि अदालत के आदेशों की अवमानना का था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा दी थी। जज होने के बावजूद जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीधे सीधे दंडित किया था। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले नोटों का मामला हो या जस्टिस निर्मल यादव के नाम पर दूसरे जस्टिस निर्मल सिंह के घर पर रुपए पहुंचाने का मामला हो, दोनों ही न्यायालय और न्याय की प्रतिष्ठा को गिराने और साख पर भट्टा लगाने वाले तो थे, परंतु ये न्यायालय की अवमानना के दायरे में नहीं आते थे, बल्कि ये भ्रष्टाचार के आपराधिक मामलों के अंतर्गत आते थे। इसलिए इनके लिए वही प्रक्रिया थी जो मैंने आपको बताया, महाअभियोग और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति। अतः भारत की वर्तमान कानून व्यवस्था के अनुसार एक वर्तमान न्यायमूर्ति के विरुद्ध सीधे सीधे आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन यदि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है या वे एक रिटायर्ड जज हैं तो उन पर किसी आम नागरिक की तरह आपराधिक कानून लागू होगा और जांच के बाद गिरफ्तारी संभव भी है।
अगर मुख्य न्यायाधीश या सरकार के पास अपराध के ठोस सबूत उपलब्ध हैं तो वे राष्ट्रपति को रिपोर्ट के साथ अपना अनुमोदन भी भेज सकते हैं और संसद महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यह फैसला न्यायपालिका के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। यह दर्शाता है कि न्यायपालिका में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर बैठा हो मनमानी नहीं कर सकता। मतलब वो चाहे न्यायाधीश ही हो, सिटिंग जज थे हाईकोर्ट के वो। तो दर्शकों, ये था मामला जस्टिस कर्नन के जेल जाने का। परंतु अब एक यक्ष प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि जिस जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया आरोपों के परिलक्षित होने से पूरी न्याय व्यवस्था एवं न्यायाधीशों के आचरण पर प्रश्न चिन्ह लग गया हो, क्या उस कृत्य को अवमानना के दायरे में नहीं माना जाना चाहिए या कानून में सुधार नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि जुडिशरी का तो एक अलग स्थान है ना। इसके साथ ही ये एक प्रश्न और भी खड़ा हो जाता है कि जस्टिस कर्नन के आंदोलनकारी चरित्र एवं व्यवहार को क्या क्षमा नहीं किया जा सकता था? या सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि अमर्यादित और उच्छृंखल व्यवहार चाहे वह एक जस्टिस द्वारा ही क्यों न किया जाए, किसी भी संस्था द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी संस्था हो, वहाँ पे अगर कोई इस तरीके की हरकतें करने लगे तो संस्था का भी तो डेकोरम बिगड़ जाएगा। मित्रों, आपकी विषय में क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।